हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दो चैप्टर करा दिए थे मैंने आपको। चैप्टर नंबर 1 ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और चैप्टर नंबर 2 यानी कि 1950 टू 1990। आप सबके टर्म 1 के सिलेबस के अंदर 6 चैप्टर पूछे जाएंगे आपको, जो कि कवर करेंगे 22 मार्क्स के, जिसमें से 2 चैप्टर मैंने करा दिए। बाकी के जो 4 चैप्टर है वो मैं लाइन बाय लाइन आपको कराऊंगा। यानी कि जैसे मैंने बिजनेस स्टडीज को पूरा खत्म किया, उसी तरीके से अब मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट खत्म कर दूंगा, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी सर आईईडी भी खत्म करा दो। उसके बाद हम लोग रेगुलर अकाउंट्स पढ़ के अपने रेशियोज भी खत्म कर देंगे और देन क्लास आगे स्ट्रेटेजी में आगे आपको डिस्कस करूंगा। बट आज की क्लास के अंदर टर्म 1 में एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, या इसे कह सकते हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलपीजी पूरा का पूरा समझा दूंगा। रिफॉर्म्स क्या है, कौन लाया, क्यों नौबत पड़ी आने क्लास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने की, सब कुछ बताऊंगा ए टू जेड। बट आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इसको 2 पार्ट में खत्म करूंगा मैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर मैं लेके आऊंगा जीएसटी को, डीमोनेटाइजेशन को, डब्ल्यूटीओ, आउटसोर्सिंग, ये सब हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखना एंड तक। डैम श्योर आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे समझ आ जाएगा। अगर आपने टर्म 1 का, मेरा इंडियन इकोनॉमी का मैक्रो तो पूरा खत्म कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 2 नहीं देखा है तो यार प्लीज प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको टर्म 1 के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल जाएगा। उसके अंदर लाइन बाय लाइन आप भी टारगेट लो, आप भी कोशिश करो कि मेरे साथ साथ जो इस वीक के अंदर आपका पूरा का पूरा आईडी खत्म हो जाए। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। सुधार, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा, सुधार। और सुधार तब लाया गया जब सन 90s में, यानी कि 1990 के तहत इतनी समस्या हो गई थी इकोनॉमी के अंदर, इतनी ज्यादा दुर्गति हो गई थी, हमारी इकोनॉमी बुरी तरीके से क्रैश होने लगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, हमारे सर पे कर्जा होने लगा, लोग बेरोजगार होने लगे। उस सिचुएशन में क्लास मैं बिल्कुल क्लास इस टाइम पे नरसिम्हा राव जी ऐसे हमारे क्लास प्राइम मिनिस्टर हैं जो जिन्होंने अपने लिए 1 रुपए तक नहीं जोड़ा क्लास, 1 भी रुपए, पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदारी से काम किया पीवी नरसिम्हा राव। आप क्लास इनके बारे में डिटेल बायोग्राफी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। तो उस टाइम पे ये कौन थे क्लास उस टाइम पे थे प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया क्लास डॉक्टर मनमोहन सिंह। इतने बड़े इकोनॉमिक्स हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, इवन क्लास हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं क्लास, ठीक है। तो ये दोनों ने मिलकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके आए। तो एनईपी कौन कौन लेके आया था क्लास, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, ये उस टाइम पे थे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, और ये क्या थे क्लास उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों की सहमति से, इन दोनों की क्लास एक बहुत बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो सर्वाइव कर गई और सिचुएशन पहले से अच्छी होने लगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडियन जुलाई 1991। डेट नोट कर लो कॉपी में, अगर नहीं याद हो रहा तो कमेंट में लिख डालो। जो आज आप कमेंट में लिख दोगे वो आप कभी नहीं भूलोगे। ये एक तरीके से क्लास समझ लो कि वरदान है आपको जो मिल रहा है। ओके, 1991 में आया जुलाई में, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके द्वारा लाया गया। और इसमें 3 मेन अहम मुद्दा था, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी। ओके, रीजन फॉर रिफॉर्म्स। तो सर क्यों आया रिफॉर्म्स, क्यों सुधार लेके आना पड़ा। चाइना तो हमसे बहुत पहले ले आया था रिफॉर्म्स, और इवन पाकिस्तान भी रिफॉर्म्स बहुत पहले लेके आ गया था। तो हमें इतना लेट रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म्स आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। सबसे पहला रीजन, राइज इन प्राइसेस। महंगाई 6 से बढ़कर 16-17% तक महंगाई बढ़ गई थी। राइज इन प्राइस, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ने लगी थी कि गरीब इंसान सरवाइव नहीं कर पा रहा था। भुखमरी से, भूख के मारे क्लास जान चली जाती थी लोगों की। सामान खरीदना, जो सामान आज 100 का है कल को 117 का हो जाएगा। एक एक साल में इतनी महंगाई बढ़ती है, इनकम इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी महंगाई बढ़ती है। दूसरा क्या है, राइज इन फिस्कल डेफिसिट। मैं मैक्रो पढ़ा चुका हूं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको पता हो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बोरोइंग। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट फॉर्मूला लिख के दिखाओ। मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं, कितना पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, कितना रिटेन करते हो वो मैटर करता है, कितना खाते हो मैटर नहीं करता। इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ फूड दैट यू हैव ईटन, ये डिपेंड करता है द क्वालिटी ऑफ फूड जो आप पेट में पचा सको। सिमिलरली नॉलेज वो जो रिटेन कर सको। समझ रहे हो बात को। तो मैंने आपको बताया था
कि बोरोइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है फिस्कल डेफिसिट का मैक्रो के अंदर, गवर्नमेंट बजट के अंदर। तो फटाफट मुझे बताओ फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला कमेंट में लिख के दिखाओ मुझे। जो बच्चे सिंसियर हैं ईमानदारी से जरूर लिखेंगे, जिनको याद है, और ये आपका रिवीजन है साथ साथ। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, जिनको नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं क्लास, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो क्लास अगर आपको सीखने को मिल रहा है। और एट द एंड ऑफ द क्लास में सब कुछ आज का लर्न भी करा दूंगा, और 2 पार्ट के अंदर चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं कहीं से भी। रिफॉर्म्स लाने की मेन वजह थी महंगाई और उधार। हमारे सर पे इतना कर्जा इकट्ठा होता चला जा रहा था कि हमें जो ब्याज भरना पड़ रहा था वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग 36% है। यानी कि हम अगर अपने देश के पीछे 100 रुपए खर्च करते हैं तो लगभग 36 रुपए तो सिर्फ हम ब्याज ब्याज भरते हैं। इतना ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से अब इंटरेस्ट को पे भी करना है, तो इसलिए क्लास सरकार को रिफॉर्म्स लाने पड़े, क्योंकि क्लास हमारे सर पे कर्जा बहुत ज्यादा था, हम लोगों का जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो बहुत ज्यादा हो गया था। हम खर्च क्या करें देश के पीछे, हमें पैसा बचता ही नहीं, हमें पैसा बचता ही नहीं, ब्याज ही इतना दे देते हैं, हम लोगों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। लगभग 40 साल 40 इयर्स तक सरकार ने चीजों को अपने अंडर रखा, यानी कि 1990 तक, 1947 से लेकर सरकार ने सारी कंपनियों को खुद बनाया, लाइसेंसिंग क्लास किसी को नहीं दी, सारी चीजें अपने हाथ में रखी, फॉरेन कंपटीशन को भी रोके रखा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। यानी कि सरकार ने सारी चीजें अपने हाथ में रखी, लेकिन उसके बावजूद भी देश का कुछ खास विकास नहीं हो पाया। उस टाइम पे क्लास लेके आने की जरूरत पड़ी रिफॉर्म्स की, यानी कि पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे, पहले हम प्राइवेट कंपनी के हवाले कुछ करते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे क्लास हम लोग प्राइवेट कंपनीज को रोल देने लगे, उनको बढ़ावा देने लगे, प्राइवेट कंपनी को कहने लगे कि आओ यार लो आप बिजनेस करो। जैसे आपको पता है हाल ही में इंडियन रेलवे, आईओसीएल क्लास, या फिर क्लास बीएसएनएल हो, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेटाइज हो रही है धीरे धीरे। कुछ कुछ सरकार चाह रही है कि प्राइवेट कंपनी संभाले इसको, जबकि पहले सरकार क्या चाहती थी, नहीं हम संभालेंगे इसको। तो सरकार ने कुछ खास डेवलपमेंट किया नहीं, जिसकी वजह से रोल किसको देना पड़ा, प्राइवेट सेक्टर को। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबको पता है बीओपी का फॉर्मूला क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस में जा रहा था, हमारा एक्सपोर्ट 4 इंपोर्ट 10, बीओपी माइनस 6, यानी कि इंपोर्ट हमारे ज्यादा हो रहे थे। भैया अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें चाहिए फॉरेन करेंसी डॉलर, और एक्सपोर्ट हमारा हो नहीं रहा, इससे डॉलर आता है इससे डॉलर जाता है, तो डॉलर आ कम रहा था जा कम रहा था, जब डॉलर जा रहा है ज्यादा आ रहा है कम, तो हमारे पास क्या हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी हो गई थी। हर कंट्री फॉरेन करेंसी का भंडार अपने पास रखती है, हर कंट्री। और हमारी कंट्री में वो भंडार कौन रखता है क्लास, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब हम इतने ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से खरीद रहे हैं, तो सप्लाई जो है वो फॉरेन करेंसी की आ नहीं रही है, डिमांड हो रही है, लोगों को पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए बाहर से खरीदने के लिए, बट सेल कुछ हो नहीं रहा है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, बाहर से डॉलर कम आ रहा है, तो फॉरेन करेंसी का जो भंडार था हमारे पास वो गिरता चला रहा था। इन 5 मेन रीजन, इनके अलावा और भी हो सकते हैं, बट दीज आर द 5 मेन रीजन जिसकी वजह से हमें रिफॉर्म्स लाना पड़ा। फटाफट जरा मुझे बताओ, सबसे पहला क्या था, राइज इन प्राइस, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, हमारे सर पे कर्जा बहुत ज्यादा था, बोरोइंग्स फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत ज्यादा था, बीओपी हमारा माइनस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था हमारा नेगेटिव था, परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर का बिल्कुल खराब था, सरकारी कंपनी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, और लास्ट फॉरेन एक्सचेंज का भंडार जो है वो हमारा घटता चला जा रहा था। ये 5 रीजन थे। एक बार वीडियो पॉज करो, दिमाग में इसको रिकॉल करो, रिकॉल करके कमेंट में इन 5 के 5 पॉइंट लिख डालो। मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं क्लास, आपके कमेंट में लिखने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, बस आप एक बार कमेंट में लिखोगे तो वो आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। यकीन नहीं है मेरी बात का, तो कमेंट में जो जो बच्चे लिख रहे हैं क्या उनसे पूछो कि जब आप कमेंट में लिखते हो तो क्या आपका टाइम वेस्ट होता है, नहीं, ये चीज आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाती है। अगर आपको टाइपिंग करने की आदत नहीं है तो नो वरी, अपनी कॉपी में लिख लो, बट अभी कहीं घूम रहे हो, कहीं बैठे हो, कॉपी किताब नहीं है, तो आप जरूर कमेंट में इसको लिख के अच्छे से लर्न करो। ये 5 पॉइंट थे जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में हमको रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लिबरलाइजेशन। 3 चीजें क्लास रिफॉर्म्स में कंपोनेंट थे, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, और जी से ग्लोबलाइजेशन। एल से लिबरलाइजेशन, तो क्या है ये लिबरलाइजेशन, यानी कि एंड ऑफ द लाइसेंस। पहले सरकार ने बहुत सारे रोक टोक लगा रखे थे बाहर कंट्रीज के ऊपर भी और अपने देश के जो भी बिजनेसमैन है उन सबके ऊपर भी, उन सारे रोक टोक को, उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को एंड अप कर दिया, लाइसेंस खत्म कर दिया। सरकार रोक टोक कैसे लगाती है, ये लाइसेंस लो, ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो। आपने एक मूवी देखी होगी सब लोगों ने, शिवाजी द बॉस, सबने देखी होगी क्लास, रजनीकांत जी की मूवी है शिवाजी द बॉस। तो उसमें एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं वो,
लेकिन सरकार क्या करती है, अच्छा आपको यहाँ से वो लाइसेंस लेना है, अच्छा ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है, अच्छा ये वाला क्लास यहाँ से एप्लीकेशन दो, वहाँ से एप्लीकेशन लिखवाओ, क्लास उनसे साइन कराओ, ऐसे रोक टोक लगा लगा के ना क्लास काम करने ही नहीं देती। तो सरकार लाइसेंस के थ्रू रेस्ट्रिक्शन लगाती है और सरकार ने 1991 में आके डिसीजन लिया कि भैया ये लाइसेंस को खत्म करो, लाइसेंसिंग पॉलिसी खत्म करो। तो पहले जो इम्पोज मतलब थोपना, जो पहले सरकार लाइसेंस थोपती थी वो सब खत्म हो गया। अब आपको क्लास सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्री जो मैं आगे आके बताऊंगा जाके, इन पांचों इंडस्ट्री का अगर आप काम करते हो तो ही लाइसेंस चाहिए आपको, इसके अलावा आपको लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। अपना बिजनेस कितना भी एक्सपेंड करो आपको सरकार से परमिशन नहीं लेनी, आप अपना प्राइस सामान का खुद डिसाइड कर सकते हो। टैक्स रेट कम कर दिया और क्लास जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस था वो भी आसान कर दिया, बहुत ज्यादा टिपिकल प्रोसेस नहीं रखा ताकि लोग इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें। अननेसेसरी कंट्रोल हटा दिए सरकार ने, टैक्स रेट को भी क्लास सस्ता कर दिया, इवन इंपोर्ट्स को थोड़ा कम टैक्स रेट लगाया और एक्सपोर्ट को तो फ्री ही कर दिया। और इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, उन सारे रोक टोक उन सारे परमिशन को क्लास इन्होंने लिबरलाइजेशन में खत्म कर दिया। सिर्फ 5 इंडस्ट्री अगर आप बनाते हो तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, बिकॉज वो कुछ खास ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम प्राइवेट को एंट्री करने नहीं दे सकते। मैं भी मानता हूं क्लास कि वहां प्राइवेट को एंट्री नहीं करनी चाहिए। इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो जब ये लिबरलाइजेशन आया तो उसका इंडस्ट्रीज पे क्या इंपैक्ट पड़ा। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्लास एबोलिश द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री अंडर दिस पॉलिसी नो लाइसेंस आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री यूनिट्स और फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट। आपका कोई पहले ही आप कंपनी चला रहे हो, इंडस्ट्री चला रहे हो, उसको आपको एक्सपेंड करना हो या कोई नई यूनिट लानी हो, आपको सरकार से कोई भी लाइसेंस की जरूरत अब नहीं है। टू बिगिन विद 18 इंडस्ट्री, शुरुआत इन्होंने की 18 इंडस्ट्रीज से, लेकिन बाद में इसे घटाकर 5 कर दिया। आप अगर दारू का बिजनेस, लिक्वर या सिगरेट या डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल, इन पांचों का बिजनेस, इनके नाम फटाफट पहले याद करो, दिमाग में सेट करो और मुझे कमेंट में लिख के दिखाओ। जो जो मैं कमेंट में लिखने के लिए बोलता हूं बेटा वो इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, और वो पेपर में पूछा जा सकता है, ताकि अगर आप आज से 2 महीने बाद भी वीडियो देख रहे हो मेरी तो कमेंट पढ़ के सारा रिवीजन कर लो आराम से। तो पहला क्या है, लिक्वर, सिगरेट, दारू और सिगरेट, 2 चीज याद होगी। फिर सरकारी डिफेंस इक्विपमेंट, भैया लड़ाई के टाइम पे डिफेंस इक्विपमेंट बनाई जाती है भैया, ताकि लड़ाई के टाइम पे पता चले कि किसी ने घूस देके प्राइवेट कंपनी को डिफेंस इक्विपमेंट खराब बनवा दिया, लड़ाई कर रहे हैं और वो बम भी फुस से निकल गया, तो भैया हम लोग क्या करेंगे, लड़ाई के टाइम पे दिक्कत हो जाएगी। सरकार अपने हाथ पास रखती है, प्रॉफिट मेकिंग का बिल्कुल कोई चांस नहीं है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, कहीं एक्सप्लोजन ना हो जाए, बहुत ज्यादा डेंजरस केमिकल कहीं लीक ना हो जाए, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आप सबको पता है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी बेटा बहुत गंदा हुआ था, बहुत गंदा, शब्दों में बयान नहीं किया सकता। जो लोग मध्य प्रदेश के लोग हैं दे नो वेरी वेल, भोपाल गैस ट्रेजेडी कितने सारे लोगों की जान गई थी क्लास। दूसरा, डिक्रीज इन रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर पहले कह थी 17 इंडस्ट्री, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अकॉर्डिंग सरकार कह रही 17 ऐसी इंडस्ट्री जो हम अपने पास रखेंगे और कोई इसका काम नहीं करेगा, लेकिन बाद में उसे घटाकर 3 कर दिया। कौन कौन से, डिफेंस इक्विपमेंट हो, एटॉमिक एनर्जी और क्लास इंडियन रेलवे, ये तीनों सरकार ने क्या किया, अपने पास रखा, बाकी सारी कंपनी उन्हें प्राइवेट के हवाले कर दी। ये क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम, लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट किसके ऊपर, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स यानी इंडस्ट्री के ऊपर। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैंने कहा था ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उस टाइम पे लिमिट 5 लाख थी, बढ़ाकर फिर 1 करोड़ हो गई है और अभी तो और ज्यादा है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जब आया क्लास, सॉरी मतलब एसएसआई जब आया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो सरकार ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिए, बाद में सरकार ने उसे डी रिजर्व कर दिया। फ्रीडम टू इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड, अब आप आसानी से कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, सरकार ने लाइसेंस हटा दिया, रोक टोक हटा दिया, क्लास प्रोसेस भी सिंप्लीफाई कर दिया, तो नाउ यू कैन इजीली इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। एबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, एक एक्ट था जिसका नाम था एमआरटीपी, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969 का, सरकार ने उसे रिप्लेस कर दिया, किससे, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से। तो ये क्या था, जिन कंपनी के पास 100 करोड़ से ज्यादा की एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, वो कंपनी को सरकार से बहुत सारे काम करने के लिए परमिशंस लेने, सरकार से परमिशंस लेना होता था इन कंपनीज को, लेकिन क्लास सरकार ने इन सारे परमिशंस को, इन सारी चीजों को सरकार ने हटा दिया, एमआरटीपी एक्ट को बंद करे, कौन सा एक्ट लगा दिया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ओके, तो ये 5 के 5 पॉइंट आप ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म जो आया वो इन्होंने क्या किया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था पहले उसका रोल था रेगुलेटर,
रेगुलेटर, बाद में इसे कर दिया फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब जो हेल्प करे क्लास बैंकिंग सिस्टम की। पहले बस बैंकों पे नजर रखना काम था इनका, लेकिन नहीं, धीरे धीरे क्लास इनका काम क्या हो गया, बैंकों को डेवलप करने में भी इनका रोल आने लगा कि बैंक को कैसे डेवलप करें, बैंक को कैसे आगे पहुंचाएं, बैंकिंग सिस्टम को कैसे सब तक पहुंचाएं, और क्लास में जो घपलेबाजी होती है, जो पब्लिक का इंटरेस्ट का नुकसान होता है, उसे हम कैसे रोकें। इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, भाई सीधी सी बात है, अगर क्लास आरबीआई ने बैंकों की मदद करना चालू कर दिया तो धीरे धीरे जो नंबर्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं क्लास बढ़ते चले गए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई, यानी कि बाहर देश से अगर कोई इंडिया में आके बिजनेस करता है, बैंकों के साथ कोलैब करता है, तो वो भी 51% तक की लिमिट बढ़ा दी गई कि आप आकर इंडिया के बैंकों में 51% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। आप सबसे बोलूंगा एक क्वेश्चन जरूर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और नहीं पता है तो लिख के याद कर लेना, लेकिन बच्चों से आंसर मांगता हूं। 14 बैंकों को नेशनलाइज कब किया था? 14 बिग बैंकों को नेशनलाइज कब किया गया था? नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक। 14 कमर्शियल बैंक को कब जाके क्लास नेशनलाइज कब किया गया था? हालांकि ये रिफॉर्म से बहुत पहले की बात है, तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताओ। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या हुआ? डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। 18 से 19% तक हमारी करेंसी का क्या हो गया? डीवैल्यूएशन हो गया, यानी इंडिया ने अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन कर दी। मतलब 18-20 रुपए के आसपास उस टाइम चल रहा था, तो इंडियन यानी $1, ओके, तो इंडियन ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया 1991 में, अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी थी उसकी वैल्यू को डाउन कर दी। क्यों कर दी? डेप्रिशिएट कर दिया। क्यों कर दिया डीवैल्यू? क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी करेंसी लोगों को सस्ती लगे, ताकि बाहर से लोग हमारे यहाँ से ज्यादा असेट खरीदें। अगर हम देखो, सीधी सी बात है, अगर मेरी दुकान में सामान नहीं बिक रहा तो मैं डिस्काउंट देकर सामान बेचूंगा। उस टाइम पे रिवाइव करने के लिए तो सरकार ने भी यही किया क्लास, इंडियन करेंसी को डीवैल्यू किया, ताकि बाहर से लोग आकर हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान खरीद के ले जा सके, कम डॉलर लाकर, और हमारे इंडियन बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं पैसा तो मिले, कहीं ना कहीं डिमांड तो आए, और फॉरेन करेंसी भी आएगा और रोजगार बनना चालू होगा। कहीं ना कहीं भाई सीधी सी बात है, अगर हम सामान सस्ता कर देंगे तो बाहर से लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अब ज़्यादा खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों को रोजगार हम देंगे बनाते वक्त। ओके, तो फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर क्या है? डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए देखो, सरकार सबसे पहले क्या करती थी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो अच्छी बात है, आज भी हो रहा है, लेकिन सरकार ने तब कोटा लगाया था, टैरिफ लगाया था। उस टैरिफ को बोलते हैं क्या? टैक्स। तो टैक्स को हटा दिया, और कोटा बोलते हैं क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन, यानी कोटा भी हटा दिया, टैरिफ भी हटा दिया, और इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को आसान कर दिया। यानी अब आराम से आप बाहर से चीजों को इंपोर्ट कर सकते हो। सरकार पहले रोकती थी कि इंपोर्ट मत करो, बट अब सरकार कहती है आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। यह है ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो अलग अलग जगह क्लास इन पॉलिसीज का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बाकी फॉरेन एक्सचेंज के तो डीवैल्यूएशन हो गया, मैंने बता दिया, सिर्फ एक ही पॉइंट है डीवैल्यूएशन। बाकी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, टैक्स हटा दिया, कोटा हटा दिया, टैरिफ हटा दिया, और क्लास इंपोर्ट सिस्टम को क्या कर दिया? आसान कर दिया। ये सारे पॉइंट्स हैं क्लास इस चैप्टर के, जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्लास प्राइवेटाइजेशन। बेटा देखो, जब सरकार अपनी ओनरशिप या अपनी कंपनी प्राइवेट के हवाले कर देती है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण इसको बोलते हैं। इसके अपने फायदे अपने घाटे हैं, लेकिन मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है क्लास की हमारी इकोनॉमी में भी क्लास जो मोदी सरकार है वो काफी सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। उससे कुछ फायदे हैं और जाहिर सी बात है क्लास कुछ घाटे भी हैं, और कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए क्लास ये बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा हो जाएगा, और ना ही हमारे टॉपिक का पार्ट। तो मैं आपको समझाता हूं प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। सीधी सीधी बात है, यूएस एक कैपिटलिज्म कंट्री है जहां पे प्राइवेट बिजनेसमैन की बहुत चलती है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, जहां पे सरकार कहीं ना कहीं पब्लिक कंपनी का रोल खत्म कर रही है और चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है। तो प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। सरकार जब अपनी पूरी कंपनी को मैनेजमेंट सहित प्राइवेट के हवाले कर देती है, कहती है लो आप ही इसे मैनेज करो, आप ही इसे चलाओ, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। जब सरकार अपनी पूरी ओनरशिप को और मैनेजमेंट को कहते हैं हम मैनेज नहीं करेंगे भैया, आप इसे चलाओ अपने हिसाब से, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। या प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ PSU to the public sector, sorry, to the private sector. This process is called disinvestment. कुल मिलाकर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को तोड़ना। मान लो क्लास एक कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, सरकार का मान लो इसमें 58% शेयर है, मैं सब कुछ अज्यूम कर रहा हूं, ट्रू डेटा नहीं है ये।
तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में सरकार का शेयर 58% है, सरकार ने इसमें से 8% शेयर्स को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं इसको? पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट। सरकारी कंपनी चल रही थी लेकिन सरकार ने क्या किया, इसको प्राइवेट के हवाले कर दिया, कुछ शेयर्स सरकार ने प्राइवेट कंपनी को बेच दिए, दैट इज कॉल्ड पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट। इन दोनों तरीके से क्लास सरकार क्या कर सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। 1991 में यही हुआ, प्राइवेटाइजेशन। पहले सरकार प्राइवेट लोगों को एंट्री करने नहीं देती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार टेंडर निकाल के चीजों को प्राइवेट कंपनी के हवाले कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन, अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। लोगों को परमिशन देना कि आओ हमारे यहाँ बिजनेस करो, आपके पास कोई चीज है आप हमें शेयर करो, आपके पास बुलेट ट्रेन है आप हमें शेयर करो, हमारे पास बासमती राइस है तो हम आपको देंगे, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बिल्कुल ईजी बना देना। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग ऑफ आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के साथ मिलजुल के काम करो। 1991 से पहले द इंडियन हैज फॉलो अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट। हम चाहते थे कि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ना हो, लोग बाहर से ना खरीदें। दीज आर इन फॉर्म ऑफ, हम कैसे रोकते थे उसको, लाइसेंस लगाते थे, टैरिफ लगाते थे, टैक्सेस लगाते थे, कोटा लगाते थे। कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा। इन ग्लोबलाइजेशन ऑल दीज बैरियर्स वर रिमूव टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया गया कि बाहर बेचो, बाहर खरीदो। बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनाई गई, ईओ आप सबके यहाँ पे SEZ भी होंगे, काफ़ी सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पे लोग जम के काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी क्लास आपके ग्लोबलाइजेशन में। तो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने स्टेप कौन कौन से अपनाए? कुल मिलाकर आप ये ध्यान रखो कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर ना फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने की बात कही गई कि फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या पॉलिसी बनाई गई? सबसे पहली पॉलिसी, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो, जब बाहर देश से कोई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो उसे इंडिया के किसी इंसान के साथ, किसी इंडिया के बिजनेसमैन के साथ मिलकर बिजनेस करना पड़ता है। जैसे टाटा और स्काई दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, मारुति सुजुकी हो गया, ये ऐसे और भी बहुत सारी कंपनियां, हीरो होंडा एक्सेट्रा, जो कोई मिलजुल के दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं। तो सरकार ने उन लिमिट्स को बढ़ा दिया, कई जगह क्लास 100% तक। सरकार ने बोला कि बाहर देश से अगर कोई इंडिया में आके बिजनेस करना चाहता है ना, तो वो 100% का मालिक हो सकता है। पहले उसे मिलकर काम करना पड़ता था, लेकिन क्लास कई जगह उस क्लास से बोल दिया आप 100% तक मालिक बन सकते हो, यानी आपको किसी भी इंडियन के साथ मिलकर बिजनेस नहीं करना, आप अपना पूरा बिजनेस कर सकते हो। फोर्टिस हॉस्पिटल है, कैम्ब्रिज स्कूल है एक्सेट्रा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर्स इंक्रीज हो गया फ्यू सेक्टर में 100% तक। और इवन क्लास जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका पूरा नाम था फेरा, पुराना नाम था इसका फेरा, उसे बदलकर फेमा कर दिया। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो बाहर देश से हमारे यहाँ पे कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो 40 से 51% तक बढ़ा दिया गया, और कई कई सेक्टर में क्लास से 100% तक कर दिया, यानी कि बाहर देश से कोई हमारे यहाँ बिजनेस करेगा तो वो 100% का मालिक बन सकता है। सेकंड जो पॉइंट है क्लास, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ है। सेकंड पॉइंट है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। देखो, बाहर देश से अगर कोई इंडिया में बिजनेस करने आएगा ना, तो उसको डर रहेगा अगर वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी अपनाता है तो, यानी कि कंपनी ने 4 साल का एग्रीमेंट किया है, सरकार से 4 साल का एग्रीमेंट किया है, 5 साल का एग्रीमेंट किया है, तो वो डरेगा कि यार 5 साल बाद कहीं सरकार हमें भगाना दे। जैसे क्लास जनता पार्टी के टाइम पे कोका कोला को इंडिया से भगा दिया गया था, तो सरकार को कहीं ना कहीं मतलब बाहर के जो बिजनेसमैन है उनको डर रहता है कि यार इंडिया में आएंगे, कहीं कहीं लॉ बदल गया, कुछ चेंज आ गया तो हमारा क्या होगा। तो बाहर देश से जो भी कंपनी वाले आते हैं ना क्लास, वो इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं कि यार हमें 20 साल तक आप नहीं निकालोगे, कम से कम 20 साल तक अपना मुनाफा तो कमा लेंगे ना हम लोग। तो ऐसा नहीं कि बाहर से इंडिया में आया, अपना प्लांट खोला, सब कुछ किया, उसके बाद समेट के अपने घर जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दूसरा है रिड्यूस टैरिफ, टैक्सेस सरकार ने कम किया और कोटा हटा दिया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, टैक्सेस हटा दिए और लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी लगा दिया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया कितने तक, 51 तक, और कई जगह 100 तक। और इस तरीके से क्लास इन्होंने प्रमोट किया किसको, ग्लोबलाइजेशन को। आई होप आज की क्लास में आपने लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया, ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया अच्छे से। अगली क्लास के अंदर क्लास हम लोग बाकी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज मैंने जितना बताया है उसे अच्छे से आप लर्न कर लोगे, अपनी कॉपी में हेडिंग बना बना के सबको लर्न कर लोगे। आज अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो क्यों ना आज ही आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर दो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट में जो भी चीज़ लर्न किए लिखना, और मुझे बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सारे क्लासमेट में शेयर जरूर कर देना, जो भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन, हर जगह, ताकि क्लास उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाना चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।